इतिहास की किताबों में ऐसे कई किस्से दर्ज हैं जो समय के साथ धुंधले हो जाते हैं, मगर कुछ दास्तानें ऐसी होती हैं जो अपनी चमक से हमेशा जिंदा रहती हैं। ऐसी ही एक दास्तान है कोहिनूर की, दुनिया का सबसे मशहूर और विवादित हीरा। कहा जाता है कि ये पत्थर सिर्फ एक रत्न नहीं, बल्कि साम्राज्यों की किस्मत लिखने वाली ताकत है। गोलकुंडा की खदानों की गहराई से निकला ये अनोखा हीरा कभी मंदिर की मूर्ति की आंख बना, तो कभी दिल्ली के सुल्तानों का गर्व। मुगल दरबार की शान तख्ते ताउस पर इसकी चमक बिखरी, और फिर नादिर शाह की तलवारों के बीच ये कोहे नूर यानी रोशनी का पहाड़ कहलाया। अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य से होते हुए ये पंजाब पहुंचा और शेरे पंजाब महाराजा रंजीत सिंह की बाजुओं पर सज गया। लेकिन वक्त ने करवट ली और अंग्रेजी हुकूमत ने इस हीरे को अपने हाथों में ले लिया। आज ये लंदन टावर की सलाखों के पीछे है और भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान सब इसकी वापसी की मांग करते हैं। ये केवल एक रत्न की यात्रा नहीं है, बल्कि सत्ता, लालच और सभ्यता की कहानी है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं, ताकि भविष्य में हम आपके लिए और भी अच्छे और रोचक वीडियो ला सकें। भारत की धरती ने हमेशा से दुनिया को चकित किया है। यहाँ की मिट्टी ने अनाज दिया, नदियों ने जीवन दिया और पर्वतों ने सोना, चांदी, हीरे, मोती उगले। प्राचीन समय में जब यूरोप और पश्चिम एशिया के लोग केवल सोने चांदी तक ही सीमित थे, तब हिंदुस्तान की नदियों और खदानों से हीरे निकलते थे। ये वो दौर था जब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही देश था जहां से हीरे मिलते थे, भारत। और इन्हीं हीरों में से एक था जो आगे चलकर सबसे मशहूर बना, कोहिनूर। कहा जाता है कि ये हीरा गोलकुंडा की खदानों से निकला। दक्कन के पठार का ये इलाका सदियों तक हीरों की राजधानी रहा। यहाँ की खदानें और नदी की तलहटी से निकले पत्थर दूर दूर तक मशहूर थे। आज भी गोलकुंडा का नाम सुनते ही आंखों के सामने चमकदार हीरों की तस्वीर उभर आती है। इन्हीं में से कभी एक ऐसा हीरा निकला जो बाकी सबसे बड़ा और अनोखा था। उसका आकार साधारण हीरों से कहीं अधिक था, चमक इतनी तेज कि आंखें चौंधिया जाएं। वही हीरा आगे चलकर कोहिनूर कहलाया। प्राचीन भारत में हीरे को केवल सुंदरता या धन का प्रतीक नहीं माना गया। यहाँ रत्नों को हमेशा अध्यात्म और शक्ति से जोड़ा गया। गरुड़ पुराण में लिखा है कि हीरा धारण करने वाले को न जहर का असर होता है, न आग का, न शत्रु का। वो राजा स्थिर रहता है और उसका राज्य सुरक्षित रहता है। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में श्यामंतक मणि की कथा बताई गई, जिसमें सूर्यदेव का रत्न संघर्ष, षड्यंत्र और युद्ध का कारण बना। इन आख्यानों ने हीरों को रहस्यमयी और शापित शक्ति से जोड़ दिया। यही सोच आगे चलकर कोहिनूर के साथ भी गहराई से जुड़ी। जब गोलकुंडा की खदान से ये हीरा निकला होगा, तब संभव है कि पहले से किसी मंदिर में देवमूर्ति की आंख या मुकुट में जड़ा गया हो। भारत की परंपरा यही रही कि सबसे कीमती रत्न देवताओं को अर्पित किए जाते थे। कई दंत कथाओं में कहा जाता है कि ये हीरा दक्षिण भारत के किसी प्रसिद्ध मंदिर की मूर्ति से लिया गया। ये कथा इतिहास में बार बार दोहराई जाती है, हालांकि प्रमाण स्पष्ट नहीं, पर इससे ये मान्यता और मजबूत हो गई कि ये रत्न धरती से नहीं, बल्कि ईश्वर की चौखट से मानव हाथों में आया। समय बीतता गया और भारत की राजनीतिक स्थिति बदली। 12वीं-13वीं शताब्दी में जब तुर्क आक्रमणकारी आए और धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई, तो ये हीरा भी मंदिरों से निकलकर शाही खजानों की शोभा बनने लगा। तुगलक और खिलजी शासकों ने भारत में अपनी सत्ता जमाई और उनके दरबार में रत्न और खजाने जमा होने लगे। ये हीरा अब उनकी शक्ति का हिस्सा बन चुका था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अपने वैभव और शक्ति दिखाने के लिए रत्नों का उपयोग करते थे। उनके दरबार में लाल मानिक और पन्नों की विशेष अहमियत थी, लेकिन कोहिनूर अपने असाधारण आकार के कारण सबके बीच अलग दिखता था। ये वो दौर था जब एक रत्न केवल आभूषण नहीं होता था, बल्कि राजसत्ता का प्रतीक होता था। लोग मानते थे कि जिसके पास ये हीरा होगा, उसका साम्राज्य सुरक्षित रहेगा। इतिहासकारों का मानना है कि ये हीरा धीरे धीरे सल्तनत से होते हुए मुगलों के हाथ आया। मुगल साम्राज्य की सुबह जब भारत की धरती पर उगी थी, तब उसकी रोशनी सिर्फ तलवारों की चमक से नहीं, बल्कि रत्नों की झिलमिलाहट से भी थी। बाबर ने जब दिल्ली पर कब्जा किया,
और अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत के खजानों का वर्णन किया तो उसने बड़े गर्व से लिखा कि यहाँ के रत्न किसी भी अन्य भूमि से कहीं अधिक बहुमूल्य हैं। इन्हीं रत्नों में एक ऐसा हीरा भी था जिसे आगे चलकर दुनिया कोहिनूर के नाम से जानने लगी। मुगल दरबार की भव्यता में कोहिनूर धीरे धीरे केंद्र स्थान पर पहुंच गया। हुमायूं और अकबर के दौर में ये रत्न शाही तोशाखाने का हिस्सा बना रहा, लेकिन अकबर के समय में जो विशेष परंपरा शुरू हुई उसने इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक ऐसा खजाना बनाया जहां साम्राज्य की सबसे दुर्लभ वस्तुएं रखी जाती थीं। हीरे मोती केवल गहनों में नहीं बल्कि सत्ता की वैधता के प्रतीक बन चुके थे। जहांगीर और शाहजहां के समय तक आते आते मुगल साम्राज्य का वैभव अपने शिखर पर पहुंच चुका था। शाहजहां ने जब अपने लिए प्रसिद्ध सिंहासन बनवाया जिसे तख्त-ए-ताऊस कहा गया तो उसमें सोने और चांदी के साथ साथ असंख्य रत्न जड़े गए, लेकिन उन सब में सबसे अलग और सबसे चमकदार जो रत्न था वो था कोहिनूर। फारसी इतिहासकार मोहम्मद काजिम ने लिखा कि ये हीरा अंडे के बराबर बड़ा था और उसकी कीमत केवल ईश्वर ही जान सकता था। तख्त-ए-ताऊस की शोभा और कोहिनूर की चमक मिलकर मुगल साम्राज्य की अजेयता का प्रतीक बन गए। जब दूत या यात्री दरबार में प्रवेश करते तो उनकी आंखें सीधे उसी हीरे पर टिक जातीं। ये मान्यता और गहरी होती चली गई कि ये हीरा साम्राज्य की किस्मत से जुड़ा हुआ है। परंतु औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य की शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। दरबार में षड्यंत्र बढ़े, प्रांतों में विद्रोह उठे और बाहर से आक्रमणकारी अवसर तलाशने लगे। 1739 में फारस का नादिर शाह अपनी विशाल सेना के साथ भारत की सीमाओं पर उतरा। करनाल की लड़ाई में मुगल सेनाएं बुरी तरह पराजित हुईं। मोहम्मद शाह रंगीला के नेतृत्व में मुगल साम्राज्य अब वैसा नहीं रह गया था जैसा अकबर और शाहजहां के समय में था। दिल्ली पर नादिर शाह का कब्जा इतिहास के सबसे भीषण नरसंहारों में से एक था। हजारों लोग मारे गए, शहर को लूटा गया और मुगल दरबार का वैभव ध्वस्त हो गया। इसी आक्रमण के दौरान नादिर शाह ने कोहिनूर पर अपना अधिकार जमाया। कहा जाता है कि उसने पगड़ी बदलने की एक परंपरा का उपयोग किया। जब उसने मोहम्मद शाह से मित्रता और सम्मान के बहाने पगड़ी बदली तो उसके भीतर छिपा हुआ कोहिनूर उसके हाथ लग गया। यही वो क्षण था जब इस हीरे को नया नाम मिला। नादिर शाह ने इसे देखकर कहा, ये कोह-ए-नूर है, यानी रोशनी का पहाड़, और ये नाम हमेशा के लिए इस रत्न की पहचान बन गया। लेकिन नादिर शाह की किस्मत भी इस रोशनी को संभाल न सकी। कुछ ही वर्षों में उसे अपने ही सैनिकों ने मार डाला। उसके बाद ये हीरा उसके उत्तराधिकारियों के हाथ आया और अफगानिस्तान पहुंचा। अहमद शाह अब्दाली, जो नादिर शाह का सेनापति था और बाद में अफगान साम्राज्य का संस्थापक बना, उसने इस हीरे को अपने पास रखा। अहमद शाह अब्दाली के लिए कोहिनूर केवल एक रत्न नहीं था, ये उसके साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था। उसने इसे अपने ताज और बाजूबंद में सजाया। हर दरबार में ये हीरा उसकी ताकत की पहचान बनकर चमकता था। कहा जाता है कि जब अब्दाली भारत पर आक्रमण करता और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों का सामना करता तो कोहिनूर उसके साथ होता था। अहमद शाह की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य बिखरने लगा। उसके उत्तराधिकारी उतने सक्षम नहीं थे। दरबार में षड्यंत्र और सत्ता संघर्ष बढ़ने लगे। इन संघर्षों में भी कोहिनूर बार बार हाथ बदलता रहा, कभी शुजा शाह दुर्रानी के पास, कभी ज़मान शाह और कभी ज़मान शाह के उत्तराधिकारी के पास। ये हीरा अब केवल एक रत्न नहीं रहा था, बल्कि अफगानी राजनीति का मोहरा बन चुका था। 19वीं सदी की शुरुआत तक पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का सितारा बुलंद हो चुका था। वो शेर पंजाब कहलाता था और उसकी सेना ने पंजाब को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया था। शुजा शाह दुर्रानी जब अपनी सत्ता से बेदखल हुआ और भारत में शरण लेने आया तो वो कोहिनूर को भी साथ लाया, परंतु पंजाब में सुरक्षित रहते हुए उसके पास संसाधनों की कमी थी। रणजीत सिंह ने चतुराई से उसे संरक्षण देने और बदले में कोहिनूर हासिल करने का समझौता किया। इसी तरह ये हीरा लाहौर के महाराजा रणजीत सिंह के पास पहुंचा। रणजीत सिंह ने इसे अपने बाजूबंद में जड़वाया और गर्व से दरबार में धारण किया।
उसके लिए ये केवल सजावट का हिस्सा नहीं था, ये उसके साम्राज्य की गरिमा और शक्ति का प्रतीक था। पंजाब की जनता के लिए भी यह हीरा अब उनकी शान बन चुका था। रणजीत सिंह का दरबार पहले ही अपनी भव्यता और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, अब कोहिनूर की मौजूदगी ने उसे और भी गौरवपूर्ण बना दिया। विदेशी यात्रियों और दूतों ने जब दरबार में इस हीरे को रणजीत सिंह के हाथ पर चमकते देखा तो वो समझ गए कि ये शासक केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि विश्व स्तरीय साम्राज्य का स्वामी है। कहा जाता है कि रणजीत सिंह ने अपने अंतिम दिनों में इच्छा प्रकट की थी कि ये हीरा जगन्नाथपुरी मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद ये इच्छा पूरी ना हो सकी। दरबार के सरदारों और उत्तराधिकारियों ने इस निर्णय को बदल दिया और हीरे को शाही खजाने में ही रखा। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु ने पंजाब के इतिहास को अस्थिर कर दिया। उनका साम्राज्य, जो एक मजबूत केंद्र के चारों ओर खड़ा था, अब धीरे धीरे ढहने लगा। उत्तराधिकारियों में संघर्ष बढ़ा, दरबार षड्यंत्रों का अखाड़ा बन गया और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस अवसर को पहचान लिया। लाहौर की दीवारें अभी भी मजबूत थीं, पर भीतर से साम्राज्य खोखला हो चुका था। 1840 और 1840 के दशक में महाराजा के उत्तराधिकारियों खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह की असमय मृत्यु और दरबार में गुटबाजी ने स्थिति को और बिगाड़ा। अंग्रेज पहले तो मित्रता और सलाहकार की भूमिका निभाते रहे, परंतु जल्द ही उन्होंने पंजाब को अपने नियंत्रण में लेने की योजना बना ली। पहले एंग्लो सिख युद्ध में भयंकर लड़ाई के बाद पंजाब को अपनी शक्ति का स्वाद चखाना पड़ा, लेकिन अंग्रेजों का असली लक्ष्य केवल क्षेत्र पर नियंत्रण नहीं था, बल्कि उस गौरव को भी हासिल करना था जो रणजीत सिंह की पहचान बन चुका था, कोहिनूर। 1849 में दूसरा एंग्लो सिख युद्ध लड़ा गया। चिलियनवाला और गुजरात जैसी निर्णायक लड़ाइयों के बाद सिख सेना पराजित हुई। लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए और 10 वर्षीय महाराजा दलीप सिंह, जो रणजीत सिंह के छोटे उत्तराधिकारी थे, को अंग्रेजों के संरक्षण में लाया गया। इस संधि का एक विशेष प्रावधान था, पंजाब का साम्राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंपा जाएगा और साथ ही कोहिनूर भी। इस तरह एक बच्चे के हस्ताक्षर से इतिहास का सबसे प्रसिद्ध रत्न अंग्रेजों के हाथ चला गया। लॉर्ड डलहौजी, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, उसने इसे अपने साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि माना। उसने गर्व से लिखा कि कोहिनूर अब ब्रिटिश साम्राज्य की धरोहर है। जब यह हीरा कलकत्ता लाया गया तो वहां के ब्रिटिश अधिकारी और सैनिक उसे देखने के लिए उमड़ पड़े। हर कोई जानता था कि ये वही हीरा है जिसके लिए सदियों तक रक्तपात हुआ, साम्राज्य उठे और गिरे। 1850 में इसे इंग्लैंड भेजा गया। समुद्री यात्रा के दौरान इसे विशेष सुरक्षा में रखा गया। कहा जाता है कि इसे कई तालों और बक्सों में बंद करके जहाज से लंदन भेजा गया। 1851 में लंदन के प्रसिद्ध क्रिस्टल पैलेस में आयोजित ग्रेट एग्जीबिशन में कोहिनूर को प्रदर्शित किया गया। लाखों लोग इसे देखने आए। उनके लिए ये रत्न केवल एक पत्थर नहीं था, बल्कि ब्रिटिश साम्राज्य की वैश्विक विजय का प्रतीक था। भारत के लोग भले ही इसे खो चुके थे, लेकिन अंग्रेज जनता इसे अपने गौरव का हिस्सा मानने लगी। फिर भी कई लोगों ने इसकी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि यह हीरा उम्मीद से छोटा और कम चमकदार है। यही कारण था कि 1852 में इसे दोबारा तराशा गया। डच जौहरियों ने महीनों मेहनत की और इसे 190 कैरेट से घटाकर लगभग 105 कैरेट का बना दिया। आकार छोटा हो गया, लेकिन इसकी चमक कहीं अधिक निखर आई। अब ये ब्रिलियंट कट हीरा बन चुका था, जो और भी आकर्षक दिखता था। इसके बाद कोहिनूर को महारानी विक्टोरिया के मुकुट में जड़ा गया, किंतु ब्रिटिश समाज में यह धारणा फैल चुकी थी कि ये हीरा पुरुष शासकों के लिए अशुभ है, इसलिए इसे हमेशा रानी या महारानी के मुकुट में रखा गया। विक्टोरिया के बाद ये महारानी अलेक्जेंड्रा, महारानी मैरी और क्वीन एलिजाबेथ द क्वीन मदर तक पहुंचा। हर राज्याभिषेक पर इसकी चमक ने लोगों को मोहित किया, किंतु भारत, अफगानिस्तान, ईरान और बाद में पाकिस्तान में यह हीरा खोई हुई धरोहर की तरह याद किया जाता रहा। जब भी ब्रिटिश राज की आलोचना होती तो कोहिनूर का नाम जरूर लिया जाता। ये उपनिवेशवाद की सबसे चमकदार निशानी बन चुका था। 1947 में भारत की आजादी के बाद सरकार ने इसकी वापसी की मांग की। नेहरू ने ब्रिटिश सरकार को पत्र लिखा, लेकिन जवाब वही पुराना मिला, ये ब्रिटिश महारानी का कानूनी उपहार है।
पाकिस्तान ने भी दावा किया कि चूंकि ये लाहौर से लिया गया था इसलिए उस पर उनका हक है। अफगानिस्तान और ईरान ने भी अपने अपने ऐतिहासिक तर्क पेश किए, पर ब्रिटेन ने हर बार इन मांगों को नकार दिया। आज भी कोहिनूर लंदन टावर में प्रदर्शित है। लाखों पर्यटक हर साल इसे देखने जाते हैं। उनके लिए ये एक आकर्षण है, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों के लिए ये गर्व और पीड़ा दोनों की याद दिलाता है। 21वीं सदी में भी इसकी वापसी की बहस जारी है। जब महारानी एलिजाबेथ का निधन हुआ और चार्ल्स तृतीय का राज्याभिषेक हुआ तो ये प्रश्न फिर उठा कि क्या कोहिनूर नए ताज में जड़ा जाएगा, परंतु विवाद से बचने के लिए इसे सार्वजनिक उपयोग से हटा दिया गया। कोहिनूर का सफर हमें यह सिखाता है कि एक पत्थर किस तरह सभ्यताओं और साम्राज्यों की आत्मा बन सकता है। गोलकुंडा की खदान से निकला ये रत्न दिल्ली, फारस, अफगानिस्तान और पंजाब से होकर इंग्लैंड पहुंचा। हर साम्राज्य ने इसे अपनी शक्ति का प्रतीक बनाया और हर पराजय ने इसे अगले शासक के हाथों में पहुंचा दिया।